जीव विज्ञान, वंशागति और विविधता, वंशागति और विविधता पार्ट 8 के अंतर्गत मानव में मेंडेलियन विकार में पिछली वीडियो में हम सिकल सेल एनीमिया, उसको कहते हैं हंसिया का रुधिराणु के बारे में अध्ययन किए थे। ठीक है, आज हम इसी के अंतर्गत जीनिक मेंडेलियन विकार के अंतर्गत इसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया का अध्ययन करेंगे। देखिए, जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है ना, यह रोग जो होता है उपापचयी दैहिक विकार है। यह एक उपापचयी दैहिक क्या है, विकार। विकार माने होता है रोग, विकार है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फिनाइल एलानिन जो होती है नामक अमीनो अम्ल होता है, तो फिनाइल एलानिन जो अमीनो अम्ल के उपापचयी क्रिया में है ना, एक विशेष एंजाइम होता है जिसे होमोजेंटासिक कहते हैं, होमोजेंटासिक एसिड कहते हैं। उस एंजाइम की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें फिनाइल एलेनिन नामक अमीनो अम्ल के उपापचय ठीक में भाग लेने वाले एक विशेष एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण यह रोग होता है। ठीक है, तो जो एंजाइम है उसको कहते हैं होमोजेंटासिक अम्ल। होमोजेंटासिक अम्ल है। तो ये जो होमोजेंटासिक अम्ल है ये क्या करता है कि जो फिनाइल एलानिन है ना, तो उसके जो अमीनो अम्ल के उपापचय में जो भाग लेने वाले एंजाइम्स होते हैं, तो उस एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण होता है। तो इसमें फिर होता क्या है कि जैसे देखिए, जो पाचन क्रिया होती है, उपापचय जो क्रिया होती है, तो उसमें पायरुविक अम्ल बनता है, और जो पायरुविक अम्ल होता है उस पायरुविक अम्ल का विघटन नहीं हो पाता। ठीक है, इसमें अनस्कार है जिससे क्या होता है कि पायरुविक अम्ल का विघटन, ठीक है, पायरुविक अम्ल का विघटन नहीं हो पाता है। तो जो पायरुविक अम्ल का विघटन नहीं हो पाएगा तो ऐसे में क्या होता है, यह रुधिर में एकत्रित होता चला जाता है। जब इस पायरुविक अम्ल का विघटन नहीं होगा तो यह रुधिर में क्या होता है, एकत्रित होता जाता है। ठीक है, तो जब रुधिर में एकत्रित होता रहेगा तो इससे क्या होगा, रोगी की त्वचा में पीलापन है ना, और मस्तिष्क की ऊतक जो होती है वो नष्ट होने लगती है, जिसके कारण मानसिक कमजोरी आ जाती है, मंद बुद्धि आ जाती है। इसके साथ क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है ना, वो क्या होता है, अम्ल के साथ जो होता है, जैसे मूत्र में पायरुविक अम्ल के साथ जो होता है मूत्र क्या होता है, उत्सर्जित होता है। ठीक, तो कहने का मतलब होता है कि जब पायरुविक अम्ल का विघटन नहीं हो पाता है तो यह क्या होता है, रुधिर में एकत्रित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे रोगी की त्वचा है ना में पीलापन है, मस्तिष्क
के ऊतक नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मानसिक कमजोरी आती है और फिनाइल जो पायरुविक अम्ल है ये मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगते हैं, तो इसको कहते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे व्यक्ति के जब मूत्र के साथ फिनाइल कीटोन्यूरिया उत्सर्जित होता है तो जैसे ही वायु के संपर्क में आता है उसका मूत्र का रंग वो काला हो जाता है। ठीक है, मूत्र का रंग क्या हो जाता है? काला। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो होता है, जो लिंग संलग्न वंशागति होती है, लिंग संलग्न वंशागति। तो लिंग संलग्न वंशागति में क्या होता है? जैसे क्या है कि आनुवांशिक जो लक्षणों की वंशागति जो होती है उनके लिंग से संबंधित होती है ना। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिसमें आनुवांशिक लक्षणों की जो वंशागति होती है उनके लिंग से संबंधित होती है। तो इसका कहने मतलब ये होता है कि विशिष्ट लक्षणों का जो नियमन करने वाला जीन्स होता है कहाँ स्थित होता है? गुणसूत्र पर। ठीक है, तो जो गुणसूत्र पे होता है इस प्रकार के लक्षणों को क्या कहते हैं? लिंग संलग्न लक्षण। तो हम कह सकते हैं कि लिंग संलग्न लक्षण वंशागति पर लिंग संलग्न वंशागति। लिंग संलग्न वंशागति में क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि जो विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन्स होते हैं, विशिष्ट लक्षणों का नियमन, ठीक है, करने वाले जीन्स, विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन्स लिंग गुण सूत्रों पर स्थित होते हैं। ठीक, तो ये जो लिंग लक्षणों का नियमन करने वाले जो जीन्स और लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण और उनकी वंशागति को क्या कहते हैं? लिंग संलग्न वंशागति। लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। ठीक, तो ये लिंग संलग्न वंशागति हो गई। तो देखिए, जो लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति उसकी दो विशेषताएं होती हैं। जैसे क्या होता है, अप्रभावी लिंग संलग्न रोग जो होता है अधिकतर नर में पाए जाते हैं। काहे? क्योंकि देखिए, पुरुषों में जो लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति होती है उसकी दो विशेषताएं होती हैं। पहला ये होता है कि अप्रभावी लिंग संलग्न रोग अधिकतर किसमें होते हैं? नर में पाए जाते हैं। काहे? क्योंकि क्या होता है कि पुरुषों में जो पुरुष का जो गुणसूत्र होता है, पुरुष का गुणसूत्र ये क्या होता है? यक्ष वाई। ठीक है, तो पुरुष में तो एक ही यक्ष गुणसूत्र है, इसका मतलब 50% यक्ष है, 50% वाई है। ठीक, तो अगर वाई गुणसूत्र पे होगा एलील या जीन, तो इसका जो होता है वंशागत सिर्फ पुत्रों में होगा, जबकि अगर यक्ष पे रहेगा तो पुत्र में भी हो सकता है और पुत्रियों में। तो हम कह सकते हैं वाई पर गुणसूत्र पर इनका जीन्स नहीं होता है। ठीक है, किस पर होता है? यक्ष पर ही ये इसके जीन होते हैं, एलील होते हैं। और फिर यही जो होता है ये अप्रभावी जो लिंग संलग्न है रोग है ना, तो वो व्यक्त करते हैं। तो जैसे स्त्रियों में क्या होता है कि स्त्रियों में यक्ष है, ठीक है,
तो जब स्त्रियों में XX जो गुणसूत्र है अगर एक ही पर एलील्स है तब यह रोग नहीं होगा, अर्थात विषम युग्मजीय अवस्था में यह रोग नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों पे एलील्स है तब तो रोग होगा। बात समझ रहे हैं ना। दूसरा क्या होता है कि जो लिंग संलग्न लक्षणों के जीन होते हैं ये पिता से पुत्री में पहुंचते हैं, पिता से पुत्री में। जैसे ये XY है, ये XX है, तो ये जीन है, ये कहाँ पहुंचा, पिता से पुत्री में। देखिए अब ये रचना और ये X एलील्स आ गया, ये जीन आ गया, फिर ये X हो गया इसका, फिर ये X, फिर ये X, फिर इसका ये Y और इसका X, फिर इसका Y और ये X। तो एलील्स कहाँ गया भाई, एक तो ये है, ठीक, इस पर गया, फिर एक ये है, इस पर गया। तो एलील्स तो यही दो है, पुत्री क्या हो गई, वाहक। जब तक पुत्रियों के दोनों X गुणसूत्रों पर जीन नहीं होंगे तब तक पुत्री जो होती है इस रोग से ग्रसित नहीं होगी। ठीक, अगर एक ही गुणसूत्र पर एलील्स है तब यह रोग ग्रसित हो जाएगी, एक ही पे है तब यह रोग ग्रसित नहीं होगी। अच्छा, दोनों पर रहेगा तो ये रोग ग्रसित हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो लिंग संलग्न रोगों के वंशागति होते हैं उसमें देखिए हम चलते हैं, अध्ययन करते हैं कि लिंग संलग्न, ठीक है, वंशागति। ये मनुष्य में है, ये मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति। तो अब देखिए क्या होता है कि इसमें जो लिंग संलग्न होता है तो मनुष्य में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्रों से संलग्न रह करके पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचते रहते हैं। तो जैसे हीमोफीलिया है, वर्णांधता है ना, हीमोफीलिया और वर्णांधता है। तो इसका जो होता है जीन जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है। तो हम चलते हैं कि इसमें लिंग संलग्न वंशागति में चलते हैं हीमोफीलिया का। हीमोफीलिया, इसके पहले वीडियो में हम थोड़ा चर्चा किया था। तो हीमोफीलिया, तो जैसे हीमोफीलिया की जो वंशागति होती है, हीमोफीलिया है क्या, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको चोट लगने पर उसके रुधिर का थक्का 5 से 7 मिनट के अंदर ना बने, अर्थात रुधिर का स्राव बंद ना हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति हीमोफीलिया के रोगी होते हैं। बात समझाई। चोट लगने पर जैसे रुधिर का थक्का अगर नहीं बनता है, रुधिर बहता रहता है, तो ऐसे तो होता है। और रुधिर स्राव के कारण क्या होता है कि रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें हीमोफीलिया जो होता है ना, ये अप्रभावी लिंग संलग्न रोग है। ये अप्रभावी लिंग संलग्न रोग है। इसमें अप्रभावी क्यों जुड़ा हुआ है, जिससे कि क्या होता है कि पुरुषों का जो गुणसूत्र होता है XY, ठीक है, और यह रोग अधिकतर पुरुषों में होता है। तो जैसे पुरुषों का जो गुणसूत्र होता है XY होता है, XY में क्या होता है कि जो एलील इसका होता है वो X पर ही स्थित होता है, इसलिए इसको अप्रभावी कहते हैं, ठीक है, अर्थात Y गुणसूत्र पर इसका कोई एलील नहीं होता। बात समझ रहे हैं। तो जैसे ये अप्रभावी लिंग संलग्न रोग है, ये अधिकतर किसमें होता है, पुरुषों में, ये अधिकतर पुरुषों में होता है, ठीक। यह है, देखिए, तो अब इसमें जो पुरुषों में जो होता है तो इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया
हीमोफीलिया का जो जीन होता है ना, हीमोफीलिया का जीन क्या होता है, अप्रभावी होता है, अप्रभावी होता है। ठीक, अब इसमें जो हीमोफीलिया का जो जीन है जो अप्रभावी होता है वो किस पर होता है, अप्रभावित है जो एक्स गुणसूत्र पर, जो एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। तो यक्स गुणसूत्र पर स्थित है। ठीक है, तो जैसे जब यक्स गुणसूत्र पर स्थित है इसका मतलब है वाई गुणसूत्र पर इसका कोई एलील नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे वाई गुणसूत्र पर इसका कोई एलील नहीं होता है। ठीक, तो वाई गुणसूत्र पर एलील्स नहीं होता। जबकि स्त्री में क्या है, स्त्रियों में दोनों गुणसूत्र यक्स एक्स होते हैं। स्त्रियों में दोनों गुणसूत्र, जबकि स्त्रियों में दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र यक्स से यक्स होते हैं, होता है या होते हैं। ठीक, होते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर स्त्रियों में एक यक्स पर अगर जीन है तो वह स्त्री क्या होती है, वाहक होती है, लेकिन उसका लक्षण उसमें प्रकट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों पर है तो दोनों पे अगर एलील्स होगा तो वो लक्षण जो होता है प्रभावी होगा। ठीक है, तो पुरुषों में जैसे ये होता है कि पुरुष अगर हीमोफिलिक है, ठीक, तो पुरुषों से जो जीन होता है वो संतानों को प्राप्त होता है। तो अर्थात पुत्री जो होती है वो इसका वाहक होती है। तो हम देखते हैं इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से, रेखाचित्र के माध्यम से। जैसे क्या है, ये देखिए, हम पहले इसका बारे में पहले बता देते हैं। यक्स 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 वाई ये गुणसूत्र है, यक्स वाई। तो अब इस पे एलील्स नहीं है, कोई जीन नहीं है, तो कैसा है, सामान्य पुरुष है। ठीक, अब यक्स वाई एलील्स है, ये क्या है, हीमोफिलिक पुरुष है। ठीक, अब इसमें यक्स यक्स है, ये होगी सामान्य स्त्री। अब इस पर एक ही एलील से, चाहे इस पर चाहे इस पर, तो ये होगी वाहक स्त्री। फिर इस पर अगर दोनों पे एलील्स हो तभी क्या हो जाएगी, हीमोफिलिक स्त्री, ये हीमोफिलिक स्त्री हो जाएगी। अब हम चलते हैं इसकी वंशागत के बारे में। जैसे एक हीमोफिलिक अगर पुरुष है और सामान्य स्त्री है तो उसकी वंशागत किस में होगी, तो हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें क्या है, हीमोफिलिक नंबर 1 जैसे ही होता है, उदाहरण में हीमोफिलिक पुरुष और सामान्य स्त्री की वंशागति कैसे होगी, उसको हम रेखाचित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, हीमोफिलिक पुरुष लिखा है, तो ये हीमोफिलिक तो है नहीं, इसके यक्स पर होता है एलील्स। तो यहाँ लिख देंगे हीमोफिलिक मैन। ठीक, हीमोफिलिक मैन हो गया। और ये हो गया यक्स यक्स, ये नॉर्मल वुमेन स्त्री हो गई।
अब इसका रेखाचित्र अगर खींचते हैं, ये रेखाचित्र हो गया। अब देखिए यक्स एलिल्स है, ये गया है यक्स पर, फिर ये यक्स एलिल्स है, फिर है यक्स, फिर ये यक्स वाई, फिर ये यक्स वाई। ठीक, अब देखिए क्या है, ये तो वाहक है ना, तो ये है कैरियर, डाटर, और ये नॉर्मल सन, वाहक पुत्री, सामान्य पुत्र। अब इसमें ये होता है कि जैसे किसी अगर हीमोफिलिक जो स्त्री है, हीमोफिलिक पुरुष है, सामान्य स्त्री के साथ अक्सर विवाह होता है तो उसकी सभी संतानें पूछता है सामान्य होंगी, कारण बताइए। और जबकि यहाँ क्या लिखा हमने, कैरियर डाटर और नॉर्मल सन। ठीक, इसमें कह रहा है कि सामान्य होंगी, तो सामान्य होंगी मतलब एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री के साथ होता है तो उसकी सभी संतानें समान होंगी। तो सामान्य का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कहा था कि ये अप्रभावी जीन के कारण होता है, जिसका जीन पुरुष के यक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है, वाइफ तो होता नहीं। तो पुरुष में तो एक का यक्स है, स्त्री में 2 यक्स है, तो जब तक पुरुष में अगर एक यक्स पर अगर एलिसिस का होता है तो पुरुष हीमोफिलिक हो जाएगा। लेकिन अगर पुत्री के अगर मतलब स्त्री के अगर फीमेल के अगर गुणसूत्र के एक यक्स पर एलिल्स है तो इसका लक्षण इस पीढ़ी में प्रकट नहीं होगा। कब? जब तक कि दोनों पर एलिल्स नहीं होते, ठीक है, तब तक इसका लक्षण प्रकट नहीं होता। बात समझ आ रही ना? इसलिए इसकी सभी संतानें क्या होंगी, समान होंगी। ये इस लक्षण को ढोने का कार्य करती है। अब देखिए कैसे, दूसरा एग्जाम्पल, सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री। ठीक, अब देखिए किसी सामान्य पुरुष अगर होता है, उसका विवाह अगर एक हीमोफीलिया के जीन के वाहक के साथ होता है तो उसके 50% जो पुत्र होंगे इस रोग से प्रभावित होंगे, और पुत्रियां जो होंगी, है ना, इसमें क्या होगा, जीन का वाहक होंगी और कुछ पुत्रियां जो होती हैं सामान्य होंगी। तो इसका हम रेखा चित्र के द्वारा हम समझते हैं इसको। तो सामान्य पुरुष तथा हीमोफीलिया के जीन की एक वाहक स्त्री है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। ये रेखा चित्र यक्स वाई, यक्स एक एलिल्स रख दिया। ये है सामान्य पुरुष और ये है वाहक स्त्री। यहाँ पर रेखा चित्र हमने खींचा। अब देखिए क्या होता है, ये देखिए यक्स, ये यक्स, ये क्या हो गए, वाहक, क्या, पुत्री, एक यक्स इसका, एक इसका, वाहक हो गई। ये क्या हो गया, सामान्य पुत्री। ये क्या हो गया, यक्स वाई एलिल्स है। ई हीमोफिलिक क्या है, पुत्र। और ये यक्स वाई सामान्य पुत्र। तो यहाँ पर जो होता है यक्स और यक्स, एलिल्स इस पे है ही है, एलिल्स हो गया, वाहक पुत्री हो गई। अब ये और ये यक्स ये वाला यक्स है, सामान्य पुत्री हो गई। देखिए इसका एक एक्स एलिल्स है, इसका वाई, तो ये हीमोफीलिया का क्या हो गया, रोगी हो गया, पुत्र हो गया।
और ये सामान्य पुत्र है ही XY। तो कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी सामान्य पुरुष द्वारा किसी ऐसी स्त्री से अगर विवाह करने पर जो हीमोफीलिया का जीन का वाहक है तो उसके 50% पुत्र इस रोग से प्रभावित होंगे। तो अगर पुत्र में अगर ये देखा जाए तो 100% है, ठीक है। तो 50% पुत्र क्या है, हीमोफीलिया का रोगी है। बात समझ में आ रही है। और 50% पुत्री क्या है, वाहक है, ठीक। बात समझ में आ रही। और शेष ये पुत्र और पुत्रियां क्या होंगी, सामान्य होंगी। बात समझ में आ रही भाई। अगर हम पुत्र को लेंगे तो ये 100% पुत्र हो गए, ये 100% पुत्री हो गई दोनों। तो इसमें ये 50% पुत्र हीमोफिलिक हो गया, 50% सामान्य हो गया। इसके में 50% पुत्री वाहक होगी, 50% पुत्री सामान्य हो गई, ठीक है। अब तीसरा जैसे ये होता है हीमोफिलिक पुरुष हो, ठीक है, और वाहक स्त्री हो। तीसरा हीमोफिलिक क्या हो, पुरुष और वाहक स्त्री हो, ठीक। तो इसकी वंशागत कैसे होगी हीमोफीलिया की, तो देखिए क्या होता है, XY एलील्स है, ये हीमोफिलिक ये पुरुष हो गया, ठीक। और यहीं पर X है, इस पर एक एलील्स है, वाहक हीमोफीलिया की वाहक क्या हो गई, स्त्री हो गई, ठीक। अब रेखा चित्र अगर खींचेंगे इसका तो देखिए X दोनों पे एलील्स है, ठीक। ये क्या हो गई, हीमोफिलिक पुत्री। अब इसको और इसको X एलील्स है, Y हीमोफिलिक क्या है, पुत्र। अब इसको और इसको XY सामान्य पुत्र। अब इसको और इसको X एक एलील्स इस पर है ही है, ये हो गई वाहक पुत्री। बात समझ आ रही। तो इसमें क्या होता है कि जब हीमोफीलिया से ग्रसित जो पुरुष होता है एक वाहक स्त्री से विवाह करता है, तो जो हीमोफीलिया के जीन की वाहक है, तो स्त्री क्या है, हीमोफीलिया के जीन की वाहक है ना। तो इसमें क्या होता है 50% पुत्र तथा 50% पुत्रियाँ, 50% पुत्र और 50% पुत्रियाँ क्या होंगी, इस रोग का वाहक होंगी, इस रोग से ग्रसित होंगी। और 50% पुत्री और 50% पुत्र क्या होंगे, सामान्य होंगे। बात समझ आ रही ना। क्यों, क्योंकि स्त्री में तो एक एलील्स है ना, इसका लक्षण जो होता है इस पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है, ठीक। तो ये 50% पुत्री 50% पुत्र ये हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। 50% पुत्री 50% पुत्र क्या होंगे, सामान्य होंगे। पुत्री इसलिए सामान्य होगी जबकि हमने यहाँ वाहक लिखा हुआ, लेकिन ये सामान्य जीवन जिएगी क्योंकि इसका लक्षण प्रकट नहीं होगा, इसके प्रभावी जीन नहीं। जब तक दोनों पे एलील्स ना हो तब तक ये प्रभावी नहीं हो सकती, इसका लक्षण प्रकट नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो होता है क्या है कि पुत्र और पुत्रियाँ हीमोफिलिक हो जाएंगी और पुत्री और पुत्र क्या हो जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे, ठीक। अब इसमें देखिए एक अगला होता है कि सामान्य पुरुष तथा हीमोफीलिया से ग्रसित। चौथा एग्जाम्पल होता है सामान्य पुरुष तथा
हीमोफिलिक स्त्री। अब इसका हम चलते हैं, अध्ययन करते हैं। तो देखिए, ये होता है सामान्य पुरुष, यहाँ लिख देते हैं सामान्य पुरुष, और ये होता है हीमोफीलिया से ग्रसित, दोनों पे लिख है हीमोफिलिक क्या होता है, स्त्री। रेखा चित्र खींचते हैं। अब देखिए क्या है, ये और ये यक्स एलिस एक पर है, फिर यक्स एलिस एक पर है, फिर यक्स वाई एलिस है, फिर यक्स वाई क्या है, एलिस है। ये दोनों देख रहे हैं, इस पर एलिस है। तो पुत्र क्या हो गया, 100% पुत्र क्या हो गए, वर्णांध। ठीक है, और 100% पुत्रियाँ क्या हो गई, समान। तो हम इसको अगर पूरे को अगर 100% लें तो 50% पुत्र क्या होते हैं, वर्णांध, हीमोफिलिक, और 50% जो होता है पुत्रियाँ क्या होंगी, सामान्य होंगी या वाहक होंगी। ठीक है, तो ये जो होता है ये वंशागति का है। बात समझाइए, किसके जीन की वंशागति का, मनुष्य में लिंग सहलग्न रोग होते हैं उनकी वंशागति का। इसी प्रकार से वर्णांधता का है। वर्णांधता का होता है, वर्णांधता की इंग्लिश होती है कलर ब्लाइंडनेस। ये कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता होती है। तो देखिए, इसमें वर्णांधता में क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो लाल और हरे रंग को पहचान नहीं पाता है ना, ऐसे व्यक्ति जो लाल व हरे रंग में भेद स्पष्ट नहीं कर पाता है, तो व्यक्ति क्या होता है, वर्णांधता का रोगी होता है। इसे लाल, ठीक है, इसे जब लाल और हरे रंग का भेद स्पष्ट नहीं कर पाएगा तो इसे लाल हरा अंधापन कहते हैं, अंधापन या प्रोटोन दोष कहते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रोटोन दोष कहते हैं। तो इसका भी जीन जो होता है यक्स गुणसूत्र पर, जिसे हीमोफीलिया में हुआ था वैसे इसमें भी है, इसका भी जो जीन होता है कहते हैं इसका जीन यक्स, ठीक है, इसका जीन जो होता है यक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है, तो यहाँ पर क्या है कि इसका मतलब इसमें भी है कि वाई गुणसूत्र पर युग्म विकल्पी जो होते हैं का अभाव होता है, युग्म विकल्पी जीनों का क्या होता है, अभाव होता है या नहीं होते हैं। और स्त्रियों में क्या है, यक्स और पुरुषों में यक्स वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुष जो होता है, पुरुष के अगर यक्स गुणसूत्र पर एलील्स है तो वर्णांध हो जाएगा, लेकिन स्त्री तभी वर्णांध हो सकती है जब उसके दोनों यक्स गुणसूत्र पर इसके जीन्स या एलील स्थित हों, तभी इसमें वर्णांधता का लक्षण प्रकट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें था, आप वर्णांधता में सेम जो होता है इसमें भी होता है, उसी प्रकार के क्या कहते हैं कि रेखा चित्र बनेंगे। ठीक है, तो
आप उसी में जो हमने अभी लिखाया इसको देखिए, हीमोफीलिया में पुरुष स्त्री, सेम ऐसे ही लिंग सहलग्न रोगों की वंशागति उसी प्रकार से होती है। इसमें जैसे सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री, फिर हीमोफिलिक पुरुष और वाहक स्त्री, फिर इसके बाद सामान्य पुरुष तथा हीमोफिलिक स्त्री। तो जहाँ पे हीमोफिलिक है वहाँ खाली वर्णांत पुरुष और सामान्य स्त्री, फिर सामान्य पुरुष वाहक स्त्री वर्णांतता की, फिर वर्णांत पुरुष वाहक स्त्री, फिर सामान्य पुरुष वर्णांत स्त्री। रेखाचित्र सेम टू सेम ऐसे ही होगा। अब देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि जो लाल और हरे रंग का जो पहचान नहीं होता है, तो इसको लाल और हरा अंधेपन का रोग कहते हैं। इसका वर्णन जो किया था हॉर्नर ने किया था। तो लाल व हरा अंधेपन रोग का वर्णन किसने किया था? हॉर्नर ने किया था। अब तो बात हमारी समझ गए होंगे। इसमें एक पूछा इस तरह से क्वेश्चन जाता है कि चाहे इसमें हीमोफीलिया में चाहे इसमें हो, तरीका वही है कि एक सामान्य पुरुष का विवाह ऐसी स्त्री से होता है जिसके पिता क्या थे? वर्णांत थे। ध्यान दीजिएगा, एक सामान्य सामान्य पुरुष का विवाह ऐसी स्त्री से होता है जिसके पिता वर्णांत थे। तो उसके होने वाली संतानों में इस रोग की कितनी प्रतिशत संभावना होगी? या पुत्रों में कितने प्रतिशत संभावना होगी? इस तरह से क्वेश्चन इसमें आता है। तो देखिए इसको समझिए, एक सामान्य पुरुष है, वही चीज़ ठीक जैसे उसमें था, एक सामान्य पुरुष है, ऐसी स्त्री से होता जिसके पिता क्या थे? वर्णांत थे। एक सामान्य पुरुष का विवाह ऐसी स्त्री से जिसके पिता क्या थे? वर्णांत। तो जब पिता वर्णांत होगा तो जैसे क्या था यहाँ देखिए, पिता वर्णांत है, माता नॉर्मल है, तो संतान क्या हो गई? वाहक। तो इसका मतलब है कि जो स्त्री है, जब उसके पिता वर्णांत थे, क्योंकि माता की चर्चा है नहीं, खाली कह रहा है ऐसी स्त्री से होता है जिसके पिता वर्णांत थे। तो पिता वर्णांत का मतलब पुत्री क्या हो गई? वाहक हो गई। तो यही जीन हम यहाँ पर रखते हैं, ये पुत्री क्या हो गई? वाहक। ठीक, यहाँ लिखते हैं वाहक स्त्री। अब वो रेखा चित्र ये अगर खींचेंगे तो क्या होगा? ये देखिए यक्ष हो गया, ये यक्ष हो गया, एक एलिस हो गया, यक्ष वाई, ये देखिए पुत्र क्या हो गया? वर्णांत। तो स्ट्रक्चर तो यही तो है, यही स्ट्रक्चर तो है, बस खाली हीमोफीलिया जहाँ पर है उसको वर्णांतता कर देंगे, वही स्ट्रक्चर देखिए यहाँ भी है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो चाहे हीमोफीलिया का हो और चाहे वर्णांतता का हो, दोनों का एलील्स यक्ष पुरुष के यक्ष गुणसूत्र पर ही स्थित होता है। ओके, ठीक है, धन्यवाद। आशा है कि समझ में आ गया होगा।